नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था और जैसा मैंने आप लोगों को विश्वास दिलाया था कि मैं अपने गुरुदेव को लेकर के आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा और मैं अपने कहे अनुसार अपने गुरुदेव को आपके सामने लेकर के फिर से हाजिर हो चुका हूं। एज पर अवर प्रॉमिस, हमारे सर ने आपसे आपके लिए वादा किया था अपने लास्ट सेशन में कि मैं आप लोगों के लिए वापस समय निकाल करके आऊंगा और वो वापस आए। और आप लोगों की जो बहुत सारी जिज्ञासा जो पहले दिन के सेशन में बनी थी कि कैसे बना जाए एक सिविल सेवक, उसके बारे में सर ने जो आपके अंदर एक क्यूरोसिटी पैदा की थी, आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। और आज के हमारे सेशन का विषय होगा कि कोई विद्यार्थी शून्य से कैसे तैयारी प्रारंभ करे। और सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है, यानी कि आप जीरो से कैसे तैयारी प्रारंभ करें, नंबर एक। नंबर दो हम विषय बना रहे हैं और वो ये है कि क्या हिंदी मीडियम वाले भी तैयारी कर सकते हैं, वो। नंबर तीन विषय हम आज का बनाएंगे कि यदि मैं ऑलरेडी किसी सिविल तैयारी कर रहा हूं, लेट से एसएससी की या फिर रेलवे की, और मुझे साथ साथ तैयारी करनी हो एसएससी, रेलवे या फिर कोई ऐसा एग्जाम जो कि स्टेट लेवल का है, तो क्या मैं उसके साथ साथ भी तैयारी कर सकता हूं। तो हमने आज के इस सेशन को तीन भागों में बांटा है। तो सबसे पहले मैं आप सर का नमस्कार करता हूं। सर नमस्कार। सर आपका स्वागत। नमस्कार अंकित, कैसे हो भाई? बस सर, आशीर्वाद है आपका और बहुत बहुत अच्छा कर रहे हो। मेरे को मैं देखा हूँ तुम्हारा हिंदू का एनालिसिस बहुत अच्छा आ रहा है। जी और सर। जो हिंदी मीडियम में खास करके जो हिंदू को लेकर बच्चों में जो संशय था, वो जो खाई बड़ी खाई थी उसको तुमने पाट दिया है। मैं अभी अभी मतलब अभी तक के वीडियोस देख के मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ। और खास बात ये है कि मैंने जैसे कि मैं देखता रहता हूँ कंपटीशन क्लास के लिए कौन कैसे क्या पढ़ाता है। तुम्हारे वाले में खास बात ये है कि ज्यादातर जो पढ़ाने वाले जो हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाते हैं वो बेसिकली इंग्लिश टाइटल्स के साथ ही चलते हैं, बोलते जरूर हिंदी में है। पर तुमने जो है सांगोपांग जो है हिंदी को लिया, और हिंदी का बहुत बड़ा बेल्ट है और उनको इसकी बहुत तत्परता से इसकी आवश्यकता थी। बहुत बहुत साधुवाद तुम्हें। थैंक यू सो मच सर। सर, हमारे विद्यार्थी आपसे कुछ बेसिक सवाल पूछना चाहते थे, तो मैं वो लेकर के आ गया हूँ। बिल्कुल। सर, पहला बेसिक सवाल बच्चों का ये था कि जीरो से तैयारी कैसे शुरू करें। मान लीजिए कि हमें कुछ नहीं आता, तो पहली बात तो ये कि क्या बैकग्राउंड, हमने पहले सेशन में ये बातें जान ली थी कि बैकग्राउंड का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब बातें आपने पहले भी विस्तार से पूर्वक बताई हुई हैं। आज का सर जो हमारा इशू है वो ये है कि विद्यार्थी शून्य, शून्य का मतलब है कि बस उसने ख्वाब देखा है, आप जैसा एक खूबसूरत सा ऑफिस देखा है, उसके मन में ख्वाब आया कि वो भी एक ऐसे ही ऑफिस में जाके बैठे। तो वो उस ख्वाब को पूरा करने के लिए किस प्रकार से सर प्रयास करे, कहां से शुरू करे, बुनियाद कहां से शुरू करे सर? देखो अंकित, कोई भी चीज या कोई भी आदमी का जो मनोरथ होता है उसके पीछे सबसे मूल में जो बीज होता है वो होती है उसको प्राप्त करने की अदम्य इच्छा। तो मैंने अक्सर ये देखा है कि जो बच्चे लोग या स्टूडेंट्स, अभ्यर्थी एस्पिरेंट्स जो तैयारी करते हैं, उनके अंदर जो इच्छा है ना वो जेन्युइन होनी चाहिए, वो देखा देखी नहीं। ऐसा नहीं कि शर्मा जी के लड़के का सिलेक्शन हो गया तो आप भी शर्मा जी की लड़की जैसे। भगवान ने अगर आपको भेजा है तो किसी न किसी खूबी, किसी न किसी एक विलक्षण प्रतिभा के साथ भेजा है। तो आप उनकी देखा देखी मत कीजिए, आप अपने अंतर मन से पूछिए कि क्या सचमुच आप तैयारी करना चाहते हैं। अगर आपके अंदर वाकई में ऐसी इच्छा जागृत है तो आपको यू मस्ट गो फॉर यूपीएससी, यू मस्ट गो फॉर स्टेट पीसीएस। एक बात। दूसरी बात मैं एक और बताना चाहता हूँ, अक्सर उन लोगों का सिलेक्शन ज्यादा आसानी से और ज्यादा जल्दी होता है जो कि कोरी स्लेट से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल टेबुलर ऐसा जिसे कहा जाता है। बिल्कुल जिनके जो अंतःस्थल पर, जिनकी चित्तवृत्तियों पर, जिनके इनर कंसाइंस पे किसी भी तरह के अर्लियर इंप्रेशन नहीं है, यानी वो कोई दुराभाव या पहले की पूर्व धारणाओं को लेकर नहीं आए हैं। वो जी जी। सिंसियरिटी से तैयारी करते हैं और उनको अगर सही शिक्षक मिल जाए तुम्हारे जैसा, या कोई और अन्य भी लोग पढ़ा रहे होंगे, तो रास्ता बहुत आसानी से कटता है और पता भी नहीं चलता है कि आप कैसे बन गए। ठीक है सर। तो सर, जैसे मान लीजिएगा कि विद्यार्थियों में एक बेसिक डाउट ये होता है, जो कि आप लोगों, आप काफी समय से हम डिमांड भी कर रहे हैं, और प्लीज उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना के हमारी वो बुक लिस्ट हम तक बिल्कुल जल्दी अंकित, पहले से। तो मैं इस चीज के लिए माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा मेरे दफ्तर के काम में बहुत ज्यादा बिजी हो गया था। इस वीक मैं अपना कमिटमेंट है, मैं 100% उस पर एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना के तुम्हें उपलब्ध कराऊंगा और आप विद्यार्थी को उपलब्ध कराओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। तो सर, जैसे कि हम पूछना चाह रहे थे कि मैंने इन दिनों सर द हिंदू पढ़ाना शुरू किया है बच्चों को, और ठीक है। आपने कहा था पहले कि अंकित पहले न्यूज सिखाना और न्यूज के बाद उस पर एडिटोरियल में जो आने वाले व्यूज हैं वो हम डिस्कस करना। तो हमने सर वैसा ही किया और हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं सर उसको, और आपके आशीर्वाद से बहुत प्रॉपर तरीके से हमने पहले न्यूज पढ़ते हैं सर, और बहुत अच्छे से न्यूज के ऊपर हम क्लेम्स बेस्ड सवाल बनाते हैं, और फिर उसके बाद सर जो एडिटोरियल हमने 2 दिन पहले जो पढ़ी न्यूज थी उसके ऊपर एडिटोरियल डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो बहुत अच्छे से चल रहा है सर। लेकिन अब विद्यार्थियों में बहुत छोटी छोटी सी चीजों की जिज्ञासा जाग रही है, उनके अंदर भी मनोभाव ये पैदा हो रहा है कि वो भी कर सकते हैं।
तो उसमें सर बुक्स का कौन सा सहयोग लेना होगा, मतलब कैसे पढ़ाई शुरू करनी होगी? मैं बताता हूँ तुमको। देखो, सबसे पहले तो देखो क्या करना। पहला कदम हमने उठा लिया, हमने अपने आप से ये वादा कर लिया कि हम सचमुच आईएएस या आरएएस बनना चाहते हैं एक बार, या स्टेट पीसीएस में कोई। वो क्यों चाहते हैं पहले वो बताता हूँ। अभी हम पहला स्टेप खत्म नहीं हुआ। देखिए, आज का जो युग है उसमें आप ये सोचिए कि अगर आप हिंदुस्तान में आज से 100 साल पहले पैदा हुए होते तो आपके अंदर कितनी भी अदम्य इच्छा है, आप कितने भी प्रतिभावान है, आपके अंदर विलक्षण जो है बुद्धिमत्ता है, सब अच्छे अच्छे श्रेष्ठ गुण है, मतलब यू आर मिक्सचर ऑफ बेटर एंड बेस्ट ट्रेड्स, उसके बावजूद भी आप समाज में अपनी स्थिति को सुधार नहीं कर सकते थे अगर आप आजादी से पहले भारत में पैदा होते तो। लेकिन आजादी के बाद आज भगवान ने आपको ये अवसर दिया है कि मात्र एक परीक्षा पास करने से आप फर्श से अर्श पर पहुंच सकते। आप कल्पना कीजिए कि आप जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैंने अनुभूत किया है, आप सबके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएंगे। जैसे तुमने पहले वाले वीडियो में भी बोला था कि जब आप ये बोलते हो कि आप सिविल सर्वेंट हो, आप आईएएस ऑफिसर हो, तो फिर आगे पीछे उसके प्रीफिक्स सुफिक्स लगाने की आवश्यकता नहीं बचती है। तो पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी अभ्यर्थियों को कि आप ये समझिए कि आपकी एक सफलता जो कि एक किसान की मेहनत से काफी कम है, 1 साल की जो घनघोर पढ़ाई से आप अपना जीवन संवार सकते हैं और आप ये तय कर सकते हैं कि हजारों लाखों लोगों के भविष्य को आप सुधार सकते हैं। इससे अच्छा अवसर ईश्वर आपको दे नहीं सकता। लोग इसको इसलिए अवेल नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको उनके अंदर जो है आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास आप जगाइए। मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, अब भी मैं बता रहा हूँ कि इसके लिए किसी विशेष कोई भी जो है प्रतिभा की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक ही चीज की आवश्यकता है, आप फोकस रहें, आपके अंदर साइंटिफिक अप्रोच रहे और आप मैनेजमेंट से। पहला तो चरण ये है। अब दूसरा जो है, जैसे हमने स्टार्ट किया तो सबसे पहले आपको चीजें समझनी पड़ेगी। जैसे देखिए, आप मैच खेलते हैं, मान लो आपने क्रिकेट मैच, हम ज्यादातर यंगस्टर देखते हैं, आपने हमेशा नोट किया होगा कि मैच स्टार्ट होने से पहले पिच के बारे में चर्चा होती है, ये पिच कैसा जी खेलती है। तो ये जी पिच क्या है कि ये पिच बताएगी कि ये पर्थ की पिच है या ईडन गार्डन की है या मोहाली की है। उसी अकॉर्डिंगली आपको जो है बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। तो हमारी जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए या स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट्स के लिए पिच क्या है, पहले के एग्जाम। वो पहले के एग्जाम जो पूछे गए हैं पेपर्स, उनको आप इकट्ठा करो, प्रीवियस पेपर्स को, और बिना कुछ समझे एक बार उसको पढ़ो, केवल सरसरी निगाह से। ठीक है, तो पहला तो ये। फिर दूसरा, जैसा आपकी पिच वही है, वो ये बताएगी कि आपको बॉल को कहाँ पे, मतलब शॉर्ट बॉल आएगी, बाउंस बॉल आएगी, कहाँ तक आएगी, उसको कैसे आपको हैंडल करना है। दूसरा जो है, जैसे पेंटर एक कैनवास लेके बैठता है, उसको पेंटिंग बनानी होती है, तो आपके पास में भी कैनवास है, आप एक पेंटर हो, आप बहुत बड़े पेंटर हो, तो आपका कैनवास क्या है, आपका सिलेबस है। उसी सिलेबस में आपको जो कुछ करना है वो करना, उसे बाहर नहीं जाना है। तो सबसे पहले आप सिलेबस लीजिए। मैं वापस अभ्यर्थी हूँ जिन्होंने कभी भी यूपीएससी का एग्जाम नहीं दिया, जिनको ये भी नहीं पता कि कलेक्टर कैसे बनते हैं, जिनको ये भी नहीं पता कि जिले के एसपी कैसे बनते हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता कि आप भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार द्वारा चुने जाने वाले सबसे बड़े नौकरशाह कैसे बनते हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा। उसके लिए परीक्षा का आयोजन किया जाता है, यूपीएससी आयोजित करती है। उसके 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर जो है वो अवधारणात्मक होता है, जिसे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है। उससे रिलेटेड मल्टी चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके 2 पेपर होते हैं। एक पेपर जनरल स्टडीज का होता है, जिसे हम सामान्य भाषा में जीके भी कहते हैं, सामान्य अध्ययन का। एक पढ़े लिखे भारतीय को क्या क्या सामान्य बातें मालूम होनी चाहिए, वो अपेक्षा की जाती है यूपीएससी द्वारा। दूसरा जो है, आपकी मैथमेटिकल एप्टीट्यूड कैसा है, आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड कैसा है, आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी कैसी है, उसके लिए सीसेट का एग्जाम होता है। तो 2 एग्जाम होते हैं। सीसेट के एग्जाम के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, लेकिन जो जीएस का पेपर होता है उसके मार्क्स ऐड होते हैं, और उसमें जो है आपको अलग अलग सेगमेंट पढ़ने होते हैं, जो कितने तक यूपीएससी अपने गजट नोटिफिकेशन में बताता है कि अभ्यर्थी को कितना मालूम होना चाहिए, जितना मैट्रिकुलेशन में एक सामान्य व्यक्ति को मालूम होना चाहिए। अब मैट्रिकुलेशन की भारत स्तर की सबसे बड़ी किताबें कौन सी आती है, एनसीईआरटी। तो वो आपको एनसीईआरटी की किताबों को आधार बनाना पड़ेगा। एक दूसरा, चूंकि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक आप सुधी नागरिक हो, सुधीजन नागरिक हो, आप एक ऐसे व्यक्ति हो, एक ऐसे सिटीजन हो जो कि भारत में और अपने आसपास इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं से रूबरू है और उनके प्रति संवेदनशील है। इसके लिए आपको करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ रहना पड़ेगा। तो ये पहला स्तर है। ठीक है, अब अंकित इसमें देखिए। हाँ सर, एक सवाल है। तो मैट्रिक लेवल का मतलब हुआ सर 10th तक का एनसीईआरटी। तो सर 10th और 10th से ऊपर की कौन कौन सी किताबें पढ़नी होती हैं, और 10th तक की किताबें कहां से शुरू होती हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी प्रकाश डालिए। हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए जी देखिए एनसीईआरटी का जो करिकुलम है ना, वो 3 स्तर में बटा हुआ है। एक ऐसा जो कि वेरी बेसिक है। वेरी बेसिक का मतलब जो है 6th 7th 8th, इन तीनों को मिला लो। इसमें जो टॉपिक आएंगे दोबारा रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, जी तो वो बिल्कुल फाउंडेशन है। अब जिन लोगों को ये भी नहीं पता कि
सजिल्द किताबें क्या होती है, अजिल्द किताबें क्या होती है, पौधे कैसे पनपते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या होती है ना। तो है ऐसे बहुत, और ऐसे लोगों ने बहुत से ने स्टार्ट किया जिनको कुछ भी नहीं पता था। मैं ऐसे एक व्यक्ति को जानता हूँ जो हमारे साथ में दिल्ली पढ़ने के लिए गया, उसको ये नहीं पता था कि किताबें सजिल्द किताब और अजिल्द किताब में क्या फर्क होता है। ठीक है, जिन्हें ये पता नहीं था कि भारत का वाइस प्रेसिडेंट जो है वो क्या होता है, उसको वाइस प्रेसिडेंट का नाम भी नहीं पता था। ठीक है, और मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं भी जब मेरी स्कूलिंग के दौरान, मेरे कॉलेज के दौरान कभी भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं रहा। मैं सजग जरूर था, बट मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट कभी नहीं, मैं आज भी स्वीकार करता हूँ। और हमारे साथ जो सेलेक्ट होने वाले लोग भी जो थे, वो बिल्कुल साधारण दर्जे के लोग थे। साधारण दर्जा इन द सेंस पढ़ाई में भी साधारण थे। हमारे में और सामान्य लोगों में एक ही फर्क था, जो सामान्य लोग हैं वो सपने ऊंचे नहीं देखते, हमने सपने ऊंचे देखे। तो आपको सपने ऊंचे देखने पड़ेंगे, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए आपको मनोरथ करना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा उद्योग यानी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो राइट डायरेक्शन में करनी पड़ेगी। तो दशा तो बच्चों को सुधारनी है, दिशा तुम बताओगे उन्हें, और ठीक मैं है भी तुम्हारे इस जो है इस काम में मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा। थैंक ठीक यू है, सर। अब रही बात, अब तो छठी से लेके 8वीं तक पहला पढ़ाओ। हम्म। ठीक है ना, अब ये समझो कैसे। मान लो एक चीज आई कि भारत में मुगलों का शासन। ठीक है, तो मुगलों ने भारत में कितने वर्ष शासन किया, अकबर कौन था, जहांगीर कौन था, शाहजहां, औरंगजेब क्या क्या थे, मुगलों ने क्या क्या भारत को दिया। तो छठी सातवीं आठवीं क्लास के बच्चों की एक क्लास में ये चैप्टर आएगा जो बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उनको देगा। ठीक है, अब उसके बाद में जब हायर बातें होगी तो दूसरा स्तर आएगा 9वीं और 10वीं का, 9th और 10th की। 9th और 10th में उससे थोड़ा सा हायर आएगा कि उन लोगों ने, उन राजाओं ने जो है उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी कैसी थी, या उन्होंने कोई सामाजिक सुधार किए तो क्या किए, उस समय वर्ल्ड में क्या हो रहा था। फिर उसमें स्पेशलाइजेशन अगर आपको करना है तो आपको 11वीं और 12वीं की किताबें पढ़नी। तो 3 चरण है। ठीक है, यूपीएससी कहता जरूर है कि मैट्रिकुलेशन तक का नॉलेज चेक किया जाएगा, लेकिन मैट्रिकुलेशन तक के नॉलेज को अगर आपको प्राप्त करना तो बेहतर है, और सभी लोग कहते भी हैं, और मैं मेरा अनुभव अनुभव से बताता हूँ कि आपको 11वीं 12वीं की कुछ किताबें पढ़नी पड़ेगी, अपरिहार्य रूप से पढ़नी पड़ेगी। मतलब दोज बुक्स आर इंडिस्पेंसिबल, पढ़नी पड़ेगी आपको। ठीक है सर। एक बात, अब देखो, 2 बातें समझने इसमें आवश्यक है, किताबें ज्यादा नहीं। हाँ बोलिए। सर मान लीजिएगा कि 6th 7th 8th में आपने जैसे मुगलों का उदाहरण दिया, तो मुगलों का चैप्टर 6th 7th 8th में शुरू हुआ, एक बार बेसिक आइडिया मिल गया, 9th 10th में थोड़ा एडिशनल जानकारी मिल गई, और 11th 12th में और एडिशनल जानकारी मिल गई। सर आप अगर रिकमेंड करें तो क्या ये बेहतरीन तरीका होगा कि जैसे बच्चों के बिहाफ पर मैं ये कार्य कर दूं कि 6 से लेकर 12वीं तक जो भी मुगल काल तक पढ़ाया गया काल, मतलब एक उदाहरण ले रहे हैं हम, क्लास 6 से लेकर 12th तक जो भी एनसीईआरटी में मुगलों के बारे में लिखा हुआ है उसको क्लब करके एनसीईआरटी के नाम से अगर मैं पढ़ा दूं, तो बहुत अच्छा। प्रकार से सर इन सब्जेक्ट्स को जो एनसीईआरटी लेवल पर पढ़ने चाहिए, ऐसी तैयारी करने के बाद में लगभग कितनी % तैयारी यूपीएससी की पूरी हो जाती है? थोड़ा सा इसके बारे में अगर कोई ऐसे पढ़ाता है, भाई हिस्ट्री आपने अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पे आपने क्लब कर दी, और एक ही धारा में आपने उसको पढ़ा दिया। वैसे आपने अर्थशास्त्र पढ़ा दिया, वैसे आपने भूगोल पढ़ा दिया, वैसे आपने राजनीति संविधान पढ़ा दिया, वैसे आपने विज्ञान के सिद्धांत पढ़ा दिए, और वैसे पर्यावरण इत्यादि पढ़ा दिया। तो आपने क्या किया, एक मूल स्तंभ तैयार कर दिया, और बच्चों की जो मेहनत है उसको आपने कम कर दिया। और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का यही फायदा होता है कि बच्चों की एनर्जी को जो है ना वो एक जगह पर संकेंद्रित करे, और बाद में उसका रिजल्ट मैग्नीफाई हो। अगर ऐसा कोई कर पाता है, हालांकि बहुत कठिन काम, अगर तुम ऐसा करोगे तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जी। और उम्मीद है तुम मेहनती हो, अगर कर पाओगे तो बच्चों का बहुत भला हो जाएगा। एक चीज, अब इसमें दूसरी चीज जो समझने की है, जो खास बात है कि क्या होता है कि बुक्स जो होती हैं, जनरली जो बड़ी बड़ी किताबें आती है, जैसे मैं आपको बड़ी किताबों के नाम बताता हूँ, एक लक्ष्मीकांत महोदय हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं पॉलिटिकल साइंस और उनकी किताब आती है संविधान की, 1300 पेज की, एक व्यक्ति लिखने वाला। ठीक है, वैसे अगर आप हिस्ट्री की किताब पढ़ोगे, उपेंद्र सिंह की आती है प्राचीन भारत और पूर्व मध्यकालीन भारत की, एक व्यक्ति है लिखने वाला। ये जो बड़ी बड़ी किताबें जिनके बारे में अक्सर टॉपर्स जो है रिपीट करते हैं, आप ये मत भूलिए कि ये किताबें एक ही व्यक्ति ने लिखी है। एनसीईआरटी की किताबों के लिए 50 से ज्यादा परामर्शदात्री लोगों का समूह बनता है, एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिखी जाती है। तो ये गागर में सागर है, एक चीज। दूसरा क्या है कि इन किताबों को आपको कम से कम जो है 10 से 12 बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको उसमें से चीजें निकल के आएंगी। ठीक है ना, तो ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह की मेंटल चर्निंग है, आपको मंथन करना पड़ेगा। मंथन करोगे तो ही आपको जो है 14 रत्न मिलेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी की किताबों को आप जो है ना साइज में मत देखिए, आप उसकी गहराई भी देखिए, उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। मैं अक्सर कई बार बच्चे में से पूछते हैं, शुरू से पूछते हैं कि भाई क्या पढ़े, फिर वो एनसीईआरटी तो सर हमने पढ़ डाली, ये करते हैं। ऐसे पढ़ डालने से नहीं होगा, उसको कम से कम आपको 10 से 12 बार पढ़ना पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज कैसे
जुड़ी हुई है, बाद की चीजों से घटनाक्रम से कैसे जुड़ी हुई है, और इसके अंदर मूल सार क्या है। और हमेशा यूपीएससी जो है, मैंने आपको पहले बताया कि प्री के एग्जाम में जो कंसेप्चुअल चीजें पूछता है, आपकी जो है कंसेप्चुअल क्लियरेंस कैसी है, कि युग की प्रवृत्तियां कैसी थी हिस्ट्री में अगर देखा जाए। भूगोल में अगर ऐसा नहीं कि छोटा नदी नाला पूछा, ऐसा कभी नहीं पूछेंगे, वो तभी पूछेंगे जब वो करंट का कोई प्रसंग रहा हो, अदरवाइज बहुत ही बेसिक सवाल पूछेंगे। तो मेरा सुझाव, एनसीईआरटी किताब अगर तुम ऐसा कराओ तो बहुत ही अच्छा है, बच्चों की मेहनत कम हो जाएगी, और बच्चों को आप ये बोलो कि कम से कम इसके अलावा कोई किताब रेफर करे, क्योंकि समय कभी भी नहीं रहता। टाइम एंड स्पेस आर नॉट एट आवर डिस्पोजल, ये इसको मूल मंत्र बना लो। सर अगर ऐसा करते हैं तो अगर हम प्रीलिम्स को टारगेट करते हैं तो प्रीलिम्स में लगभग इस तरह से चलने पर, हालांकि ये बहुत मेहनत का काम है, आपने बिल्कुल सही कहा, और हम सर बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं और वो आपके आशीर्वाद से पूरा हो भी रहा है। नहीं, बहुत बेहतर। तो सर मेरा निवेदन ये है कि प्रीलिम्स को टारगेट किया जाए अगर एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए, तो कितना, लगभग कितना परसेंट एनसीईआरटी से प्रीलिम्स का पोर्शन टच हो जाता है सर? देखो, अब एक चीज हमें ये समझनी जरूरी है। देखिए, पेपर जो है ना, आपने हमेशा देखे होंगे स्टेट पीसीएस के पेपर्स के जो क्वेश्चन आते हैं ना, अक्सर चैलेंज हो जाते हैं। 100 सवाल आएंगे, 5 या 6 को कोर्ट में चैलेंज किया। यूपीएससी में मैंने पिछले 20 वर्ष में शायद ही कोई एक आधा प्रश्न देखा होगा जिसको चैलेंज किया गया। तो ये क्या शो करता है कि जो पेपर सेटर है वो ऐसी चीजों को अपना सोर्स बनाते हैं जो कि बहुत ही ऑथेंटिक माना जाता है। अब बहुत ही ऑथेंटिक क्या चीजें मानी जाती है? वैसी चीजें जो सरकार प्रस्तुत करती है। तो एनसीईआरटी की किताबें सरकारी किताबें हैं, सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रतिवेदन, चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे हो बजट के साथ, चाहे वो भारत सरकार का जो डेवलपमेंट का जो विभाग है वो जो योजना मैगजीन निकालता है वो हो गया, करंट की ऐसी बातें जो इंडिया का पीआई भी निकालता है, ठीक है ना, तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो निकालता है, ये सारी ऑथेंटिक चीजें जो है वो यूपीएससी कंसिडर करता है कि ये बिल्कुल जो है ऑथेंटिक है, यथार्थ है, और इनसे चीजें जो पूछी जाएगी उसको कभी भी चैलेंज नहीं किया जाएगा। एक बात। अब एनसीईआरटी का, सॉरी, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर है, जो प्रारंभिक परीक्षा का पेपर है, उसमें जो बेसिक जीके है, स्टैटिक जीके है, उसका 80 से 85% पार्ट जो है एनसीईआरटी से ही कवर हो जाएगा। ठीक है। अब आप देखिए यूपीएससी को, आप देखो वापस मैं उस मेरे पहले वाले लेक्चर की मूल बात है, यूपीएससी को कैसे लोग चाहिए? देश को चलाने वाले लोग चाहिए, ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं चाहिए। यूपीएससी को ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है जो कि हजारों हजार शब्द लिख सके एक चीज के ऊपर। उनको कैसे लोग चाहिए? ऐसे व्यक्ति चाहिए, ऐसे प्रशासक चाहिए जो लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट दे सके, ऑप्टिमल उसका यूटिलाइजेशन कर सके। अब इसीलिए यूपीएससी क्या है, अपना जो उसने जो स्कीम ऑफ एग्जाम उसने जो बनाया है, परीक्षा की पद्धति बनाई है, वो उसका आईपीआर है, उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, वो किसी को रिवील नहीं करता कि हमारे पास में एक ऐसा थर्मामीटर है जो ये हम बच्चों पे लगाएंगे तो चेक कर लेंगे कौन सा अच्छा भावी प्रशासक बनेगा या नहीं बनेगा। एक बात। तो अब वो क्या करते हैं, पेपर्स में जानबूझ के 15 से 20 ऐसे सवाल देते हैं जो कि बहुत टफ होते हैं, और जो अनाड़ी लोग हैं या तैयारी करने में जिनको समझ नहीं रहती है इस चीज की, खुद नहीं रहती है, वो क्या करते हैं, बच्चे टफ क्वेश्चंस पर अपना फोकस कर लेते हैं, और वो टफ क्वेश्चन को ढूंढने के चक्कर में वो अपनी मेहनत से 10 गुना ज्यादा मेहनत करते हैं, उसका रिजल्ट सिफर आता है। तो यूपीएससी खुद चाहती है कि बुद्धिमान बच्चे उन जो है वो ट्रैप में नहीं फंसे। तो अच्छे क्वेश्चन आएंगे वो एनसीईआरटी से आ जाएंगे, एनसीईआरटी के जो बाहर आएंगे उसके लिए आपको अगर तैयार करना तो 3 साल का समय चाहिए, आप कभी नहीं कर सकते। तो स्टिक टू द एनसीईआरटी बुक्स ओनली, एंड करंट अफेयर्स जो तुम हिंदू में कराओ। करंट अफेयर्स में साथ साथ में जैसे इकोनॉमिक सर्वे आ गया बजट के साथ, वो भी सरकारी प्रतिवेदन है। एक भारत सरकार जो है निकालती है किताब भारत के नाम से, इंडिया, जो अगर इंडिया 2019 बुक होती है वर्ष, सर। हाँ इंडिया बुक। तो ये इन चीजों को आपको रिफर करना चाहिए। ठीक है सर। सर अब हम दूसरे टाइटल पर चल रहे हैं सर। सर भाषा को लेकर के आपने इसका बहुत अच्छा आंसर दिया, थैंक यू सो मच सर। और इस सवाल के साथ साथ अगर कोई और भी क्वेरी आएगी स्टूडेंट्स की तो वो आज कमेंट सेक्शन में डाल के बता देंगे, तो हम भविष्य में आपके साथ फिर निवेदन करेंगे कि आपको एक बार फिर से बच्चों के सामने एक जरूर जरूर, एनी टाइम। देखो ऑफिस का टाइम खत्म हो गया है तो बच्चों को पढ़ाने से अच्छा क्या काम होगा? कोरोना का काल चल रहा है, बच्चों को बोलो घर में रहे, बाहर नहीं निकले, ऑनलाइन सुविधा आपकी हो गई है, अच्छे अच्छे लोग आपसे जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस मतलब इस भागीरथी प्रयास में अगर हम जुड़ पा रहे हैं तो इससे बेहतर क्या होगा? हमारा तो हम सौभाग्य एक सर। निमित्त और हम एक माध्यम बन गए। तो
थैंक यू सो मच सर। बताओ, हाँ आगे सवाल क्या? सर दूसरा सवाल है हिंदी मीडियम को लेकर के सर। बच्चे सर मुझसे जो पढ़ते हैं, एक्चुअली मेरा असेंट भी हिंदी का है, मैं कंटेंट इंग्लिश में यूज करता हूँ, पढ़ाता हिंदी में हूँ, दोनों में एक्सप्लेनेशन दोनों में बहुत अच्छे से हम लोग करते हैं। तो बच्चों को भाषा को लेके जो व्यवधान है ना सर, उसका आपने लास्ट टाइम भी जवाब बहुत अच्छा दिया था कि बच्चा आंसर हिंदी में लिखे और ब्रैकेट में अगर इंग्लिश में उसकी टर्म लिख देता है तो भी वो बहुत अच्छे से टारगेट कर देता है। तो इस बात को एक बार दोहरा दीजिए ताकि मैं वापस बताता हूँ। थोड़े देखिए, वो इससे सहमत हो जाए। हिंदी मीडियम का जितना भयावह दृश्य लोगों ने क्रिएट किया हुआ है कि अगर आप हिंदी मीडियम से एग्जाम देते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल सर्वथा निर्मूल है, निराधार है और बिल्कुल मिथ्या धारणा है। इसमें बिल्कुल ट्रैप में मत फंसिए। देखिए होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। होता ये है कि एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो यूपीएससी के लिए अपीयर हो रहे हैं, उनका बैकग्राउंड आप देखिए, वो डे बाय डे इंग्लिश मीडियम का बढ़ता जा रहा है। एक बात, अभी भी मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि अभी भी बहुत कम जो है सामान्य तबका जो है इसके बारे में हिम्मत नहीं कर पाता है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम के बच्चे कम आते हैं, और उसमें भी जो आते हैं वो जो जिनके अंदर जेन्युइन जो इच्छा होती है वो कम होते हैं, और देखा देखी लोग ज्यादा आते हैं। ठीक है, फिर क्या है कि जो कॉपी चेक होती है, तो अक्सर ये माना गया है कि जो कॉपी हिंदी मीडियम वालों की कॉपी भी ऐसा माना जाता है, हालांकि इसके बारे में कोई यथार्थ हमारे पास ऑफिशियल कोई डेटा नहीं है, ऐसा माना जाता है कि इंग्लिश मीडियम के टीचर ही उसको चेक करते हैं, माना गया है। तो वैसे में उस टीचर को टेक्निकल वर्ड्स चाहिए होते हैं, तो आप अपनी भाषा सरल रखें, चीजों की समझ आपके अंदर होनी चाहिए। जहां कहीं भी आपको लगे टेक्निकल वर्ड है तो वहां पर आप इंग्लिश में टेक्निकल वर्ड रखिए, एक एक्स्ट्रा एफर्ट आप करिए, और आप फिर देखिए नंबर कैसे नहीं। अब कैसे देखिए, अब कैसे, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे हमने एक शब्द यूज किया कि भाई ये हो गया वर्ड, गालवान वैली हो गया। अब ये गालवान वैली जो है, इसको आप गालवान घाटी बोलो क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, ये तो हिंदी में चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मैंने ये बोला कि भाई गालवान वैली के पास में जो पोंगसोंग लेक है उसके ऊपर जो है चोटियां बनी हुई, उनको फिंगर्स कहा गया है। अब वहां पर आप उंगली शब्द यूज करोगे ना, तो जो कॉपी चेकर है वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपको फिंगर नंबर 4 या फिंगर नंबर 5 अगर यूज करोगे तो थोड़ा सा जो है अप्रोप्रिएट रहेगा। मैं करंट सेंस में आपको समझा रहा हूँ। तो थोड़ी सी समझ आपको धीरे धीरे डेवलप करनी होगी। और एक जो अभ्यर्थियों को आप बार बार कहिए, देखिए कोई भी काम जब सिद्ध होता है उससे पहले जब आप उसको स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करना ही सबसे कठिन होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे कठिनाइयां अपने आप दूर होती जाएंगी। तो शुरू में अगर आप कठिनाइयां देख के डर गए कि हिंदी मीडियम से तो हमारा होगा नहीं, तो फिर तो देखो अगर आप पहला कदम भी नहीं रख पा रहे हो तो फिर कैसे प्राप्त करोगे। तो देखो करना, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मीडियम इज नॉट एट ऑल बैरियर इन योर सक्सेस। बीट हिंदी मीडियम, बीट संस्कृत मीडियम, बीट कन्नड़ मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जो भी मीडियम है आपको। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। इसका भी आंसर आपने बहुत अच्छे से दे दिया और होपफुली इसका भी बहुत सारा लाभ विद्यार्थियों को होने वाला है। सर तीसरा जो आखिरी सवाल है आज के सेशन, हाँ हाँ वो आप सेशन पूछो। हाँ सर, वो सवाल ये है कि मेरी जो क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं सामान्यतः सर, हम एसएससी वाले, रेलवे वाले, बैंकिंग वाले, स्टेट पीसीएस वाले, ये लोग मेरे साथ में ज्यादा जुड़े हुए हैं। और इन लोगों को एक बड़ा हेजिटेशन है कि क्या हम भी यूपीएससी कर सकते हैं क्या, मतलब अभी हम ये तैयारी कर रहे हैं तो क्या हम भी यूपीएससी के सपने देख सकते हैं क्या। देखो इसको ऐसे रखो, इसको ऐसे रखो। इस सवाल का मतलब ये हुआ कि क्या कोई व्यक्ति पहले से छोटी नौकरी में है या छोटी नौकरी प्राप्त करना चाहता है। छोटी का मतलब आप वैसे मत समझिएगा, हाँ हाँ छोटी का मतलब ग्रेड के हिसाब से, तनख्वाह के हिसाब से। तो क्या वो बड़ी नौकरियां प्राप्त कर सकेगा। मेरा आरएएस का बैच, मैंने खुद ने बोला कि मैं कोऑपरेटिव सर्विस में था, तो उस लिहाज से देखा जाए तो वही इंस्पेक्टर लेवल की जॉब थी। मेरे बैच में चाहे वो यूपीएससी का बैच हो चाहे आरपीएससी का बैच हो, 90% ऐसे लोग थे जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सर्विस करके आ रहे थे। और प्राइवेट में आपको पता है कितना तेल निकलता है, प्राइवेट सर्विस करते हुए भी लोग जो है अपनी सीट सिक्योर कर रहे थे। बस इसमें इशू कुछ नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला, नौकरी में होना तो ये प्रूव करता है कि आप में कम से कम कुछ बौद्धिक क्षमता है तो आप उस मुकाम तक पहुंचे हो। और छोटी नौकरी प्राप्त करना तो इवन ज्यादा कठिन है, कितना भयंकर संघर्ष है वहां पर सर। लेकिन जो प्रिपरेशन में है, अब जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी अभी एसएससी की तैयारी कर रहा था मेरे साथ, लेकिन आपकी बातों से उसके अंदर एक जज्बा पैदा हुआ कि जब सपना देखना है, अच्छा सपना देखते हैं, बड़ा सपना देखते हैं और पूरी शिद्दत से जुट जाते हैं। तो वो विद्यार्थी जो अपने आप के गोल को अब एसएससी से शिफ्ट करके यूपीएससी में जाना चाहता है कि भाई मुझे ना मतलब अपने आप को अब आईएएस अधिकारी देखना है, क्योंकि मेरे अंदर पूरा मार्गदर्शन भी है, मोटिवेशन भी है और मैं कर भी सकता हूं, ये अंदर से गट फीलिंग भी है। तो विद्यार्थी को कैसे सोचना चाहिए और वो सही है। हाँ देखो, सपना ऊंचा तो हमेशा देखना चाहिए, सपने देखने में कोई कंजूसी नहीं है, ठीक है। तो जैसे एपीजे कलाम भी बोलते हैं, फर्स्ट थिंक, फर्स्ट ड्रीम, देन थिंक एंड देन वर्क। तो सबसे पहले सपने ऊंचे देखने हैं, फिर उस पर सोचना है, उसका प्लान अच्छे से बनाना है।
और फिर उस पर वर्क करना, फिर सोचना नहीं। फिर भी अगर जिन लोगों को चाहिए कि इसका क्या लिटमस टेस्ट है, हम कैसे प्राप्त करेंगे कि भाई हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आप उनको बोलो कोई एक सेगमेंट तैयार कर लें, ठीक है, जो एसएससी और यूपीएससी का कॉमन, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे एसएससी का ज्यादा आइडिया नहीं है, अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट पढ़ा जाता है एसएससी के अंदर, उनको बोलो कि आर्टिकल 1 से लेके 30 तक या 1 से लेके 20 तक कोई भी आर्टिकल उसको तैयार कर ले, ठीक है, एसएससी लेवल पे। और फिर यूपीएससी के पुराने पेपर्स मिल जाते हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन निकाल के देखे क्या वो स्टूडेंट उसको सॉल्व कर पा रहा है। अगर वो कर पाएगा तो उसको बोलो ही और शी ऑन राइट ट्रैक। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, वो कर पाएगा, इसमें कुछ नहीं। देखो ये है क्या, देखिए आप एक बल्लेबाज हो, अब आप रेलवे की पिच पे खेल रहे हो, यूपीएससी की पिच पे खेल रहे हो, एसएससी की पिच पे खेल रहे हो, ज्यादा मायने नहीं रखता। केवल आपको अपने आप को रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। रिकैलिब्रेट करने का मतलब है ये जो ऊर्जा का आपके अंदर पुंज है, उसको आप कौन सी दिशा में ले जा रहे हैं, ठीक है। ऊर्जा के पुंज को कुछ लोगों ने चाय बेचते बेचते लोग प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने सोचो कैसे यूज किया, और कुछ लोग आज भी चाय बेच रहे हैं। तो ये हमारे सामने दुनिया भर में मतलब बिखरे पड़े उदाहरण। तो आपको तो टाइम का यूटिलाइजेशन करना है। जो एसेट आपके पास में यूपीएससी एस्पिरेंट के पास वही एसेट है, वो 24 घंटे जो आपको मिले। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नहीं एनी टाइम, और भी कोई प्रश्न तो आप पूछते रहिए, जुड़े रहिए। और मैंने जो कमिटमेंट किया, मैं आपको इस वीक में 100% आपको ला के दूंगा। और आप बच्चों से शेयर कीजिए कौन सी किताबें पढ़नी है। और एक मैं चीज आपको और जो शुरू में बताना मैं भूल गया, तो आपको तैयारी जो स्टार्ट करनी, उसमें बीच में कोई बात आ गई निकल गई। एक आपको मैंने आपको बोला कि आप सिलेबस लेके आइए, आप पुराने पेपर्स लेके आइए। सिलेबस लेने आने के बाद आपको सिलेबस व्हाइट पेपर पर हाथ से लिखना है, प्री के सिलेबस को, और उसको वर्टिकल खड़े लिखिए, ठीक है। और उसकी जो मेगा सेगमेंट है, वो सिलेबस में बहुत ही क्रक्स, मतलब बहुत ही छोटा सिलेबस है वो, लेकिन उसका स्कोप बहुत बड़ा है। फिर उसके जो है उसके मिनी टॉपिक्स बनाइए, मिनी टॉपिक से फिर उसके माइक्रो टॉपिक्स बनाइए, और ऐसे आप व्हाइट पेज पे उसको बिल्कुल वर्टिकली लिख लीजिए। उसके करीबन 8 से 10 पेज हो जाएंगे व्हाइट पेज। हाथ से लिखने के इसलिए बोल रहा हूँ, जब आप कोई चीज हाथ से लिखते हैं तो वो चीज धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट हो जाती है, और फिर आप जहां भी पढ़ते हैं वहां पे उसको चिपका दीजिए। ये आपका कैनवास है, बस आपको इससे डिगना नहीं है, और उन पे फोकस रहिए। आप सोते जागते उठते बैठते खाते पीते फोन पे बातें करते, आपके माइंड में वही चीज चलनी चाहिए, बस आपको इसी पे परफॉर्म करना है। तो ये काम अगर आप करते हो, सिलेबस को, पुराने पेपर्स को, और फिर जो है आप अपने आप को जो है डेविएट नहीं होने देते, विचलित नहीं होने देते, और फोकस से लगे रहते हो, तो यूपीएससी का सब एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। और अंकित बहुत बढ़िया, और लगे रहो, और बच्चों का साथ दे रहे हो, बहुत पुण्य मिलेगा। और बच्चों को भी जो है ऐसे भाग्यशाली बच्चे जो तुमसे जुड़े। थैंक यू सो मच सर, बस आपका आशीर्वाद है सर, मैं आगे कैरी फॉरवर्ड सदैव। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।